तो बच्चों मैंने शीट भेज दी आपको, जल्दी चलो कर दिया था अपना शीट का, क्या किसको देख सकते हो? वो तो अभी तो सबने कर ही लिया है। तो आपको पहले भी तो उस पे असाइनमेंट्स वगैरह आती होंगी कि नहीं? मतलब उस पे वहां नहीं करती। फिर अभी मैं इसको मतलब डिस्कस तो रहा करूं, करनी है ट्राई है कैसे मिलता है आधी मतलब सबने पहले 10-15 क्वेश्चन कितने टोटल इसमें बता रहा, सबने फर्स्ट 15 क्वेश्चंस किए हुए थे। एक्चुअली इसको बिना ट्राई किए तो फायदा नहीं डिस्कस करने का। सबने वैसे करे हुए क्वेश्चंस, मतलब सबने अटेम्प्ट करनी शुरू कर दी ठीक है? कोई ऐसा है जिसने कोई ऐसा है जिसने सारी कर ली अपनी तरफ से, या अपनी तरफ से आप सारे क्वेश्चन ट्राई कर चुके हो? आपने किए और किसी ने नहीं किया? 3 रहते हैं। तो ऐसा करो, तो इसको तो आप आराम से करना करते हैं ठीक है, ये अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 ट्राई करो।
वो कर सकते हैं अभी डिस्कस, अगर सबने ट्राई कर लिया टेस्ट करने डिस्कस। चलो करो शुरू, उसके बाद करते हैं। कैसा था टेस्ट? इजी, मीडियम, टफ? पूरा नहीं, मतलब उस टाइम पे सॉल्व करते हुए कैसा लगा?
फोर्थ भी करना। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस हो गया, कोई हो गया इसका आंसर नहीं याद है। फोर्थ भी करना।
जो थर्ड हो गया सबको, थर्ड का क्या आंसर आ गया? 60 डिग्रीज, राइट। चलो फोर्थ भी करो बराबर। फोर्थ भी हो गया बच्चों सबका? वो भी 60 आंसर। ये क्लियर हो गया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ना फोर्थ में तो बताया ही हुआ आपको बस कि दो मिनट के बीच में एंगल दिया हुआ है, आपको ये कुछ नहीं बताया हुआ कि यहाँ पे किस एंगल पे लिख करो, कुछ भी जूम करो और सॉल्व करो, उससे आंसर आ जाएगा। हाँ वही मतलब उससे हाँ बच्चों 8 9 10। तो मैं एक बार आंसर रिपीट कर रहा हूँ जो हमने पहले किए थे। 2 का आंसर बी है ना? थर्ड और फोर्थ दोनों का आंसर 60 है। तो हम प्लीज चेक, आपका 2 का ए लिखा हुआ आपने, बी आया। बच्चों 8th क्वेश्चन में एक हल्की सी कंफ्यूजन हो सकती है कि जो मिरर रखा हुआ है, जो लिखा है ना कि 0.8 मीटर अबव द ग्राउंड है, तो मतलब
वो मिरर का बॉटम पॉइंट है जो 0.8 पे है। मतलब मिरर किस साइड से किस साइड के बीच में आ गया, एक तरह से समझो 0.8 से 1.1 के बीच। आपको ये पूछा है कि पर्सन को जितनी भी अपनी इमेज नजर आ रही है उसकी लेंथ क्या है। देखते हैं, करो try। फिगर बनाओ, ओनली नहीं हो सकता वैसे बच्चों, फिगर बनाओ, प्रॉपर रेस बनाओ, उससे आंसर आएगा। जी आ रहा है 1.6 सर। फिगर तो बनाना चाहिए। मैं वैसे तो सीधा पता है आपको आंसर, बट स्टिल मतलब इसमें जनरल जैसे कोई भी क्वेश्चन है तो प्रॉपर वे बना के ही होता है। बिना सॉल्व किए
ड्राइव करो ना, क्या दिक्कत है? तो आई डोंट नो आंसर ये है कि नहीं, बट आप क्वेश्चन समझ आ गया बच्चों? जो 9% की पर्सन ऐसे ऐसे बैठ खड़ा हो, बच्चों ऐसे खड़ा है, पर्सन सामने वाली दीवार पे शीशा लगा हुआ है और उस शीशे के अंदर अपने पीछे वाली दीवार को देखता है। तो हमें ये बताना है कि उसको दीवार की कितनी हाइट नजर आएगी। क्योंकि यहाँ थोड़ा सा ना वो कंफ्यूजिंग है, मतलब दीवार की हाइट वैसे तो इट इज 200, ठीक है, हमें कितना, हमें क्या बताना है कि भाई कितनी देख सकता है वो, 200 में से वो कितनी देख सकता है। तो हाइट विड्थ लिखा है वैसे क्वेश्चन। Person is standing in a room of width 200. Plane mirror of vertical and 10 is fixed on a wall in front of the person. The person looks into the mirror from distance 50. How much width of the wall behind him? थोड़ा सा लैंग्वेज में गड़बड़ है क्वेश्चन की। बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं बच्चों कि एक तरफ शीशा है, मिरर है, एक तरफ दीवार है, उन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है दैट इज 200 सेंटीमीटर। पर्सन उन दोनों के बीच में खड़ा है, ठीक है, मतलब पर्सन मिरर से 50 सेंटीमीटर आगे और दीवार से 150 वहां बीच में खड़ा है, ठीक है। तो हमें बताना है कि पर्सन मिरर की हाइट गिवन है, तो हमें बताना है कि उसको दीवार की कितनी हाइट है।
हाँ बच्चों, 9th क्वेश्चन हुआ। क्या आंसर आया 9th का? 50। ओके देखो एक बार, ओके बच्चों ये सारे देखो एक बार कि ये 9th क्वेश्चन कैसे करना था। देखो ये ग्राउंड लेवल हो गया। ये सामने वाली दीवार पे मिरर लगा हुआ है, इसकी क्या लेंथ थी? 10। ठीक है, बीच में पर्सन खड़ा है। बच्चों हमारे को पर्सन के ना सिर्फ आई लेवल से मतलब होता है, तो मैं इसमें पूरा पर्सन नहीं दिखा रहा, मैंने पॉइंट ई दिखा दिया। ये कितनी सेपरेशन पे है? 50। और इससे 150 सेपरेशन पीछे है एक दीवार, ये फिगर है अपना। और हमें बताना है कि दीवार की कितना पोर्शन पर्सन को दिखेगा। अब अंडरलाइन कंसेप्ट, हमें कोई भी पॉइंट कब नजर आता है बच्चों? हाँ, उसका क्या मतलब होता है फील्ड ऑफ व्यू का? कि अगर उस पॉइंट से रे हमारी आई तक पहुंच रही है, ठीक है ना, यही मीनिंग है। तो अगर मैं सोचूं कि अब मेरी मिरर की लेंथ तो फिक्स्ड है, ठीक है, तो मैं दूर से दूर मिरर का कौन सा पोर्शन यूज कर सकता हूं? क्वेश्चन में एक लाइन लिखी हुई थी, assume that he uses the full width of the mirror, है ना, कि भाई ऐसा पंगा नहीं है कि हम मिरर पूरा ना यूज कर पाए। तो मतलब ये लाइन इफ रिक्वायर्ड 1 मिनट के लिए मान लो नीचे है, which means कि मिरर थोड़ा ऊपर है ना। तो मेरा एक एक्सट्रीम केस बनेगा बच्चों ऐसे, दीवार तो और भी बड़ी हो सकती है, मतलब मुझे उसके नीचे वाला पॉइंट नहीं दिख रहा होगा, मुझे यहीं तक ही दिख रहा होगा दीवार। आई बात समझ? सिमिलरली ऊपर से बच्चों, तो एटमोस्ट इस पॉइंट ए तक से रेज मेरी आईज तक पहुंच सकते हैं। क्या ये फिगर सबको समझ आ रहा है बच्चों? ठीक है, अब जो इस फिगर में जो ये एंगल थीटा होगा वही नीचे वाला एंगल थीटा होगा। ऐसी जो ये नीचे एंगल फाई होगा
वही उसके नीचे वाला एंगल फाई होगा फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब ये मान लेते हैं कि जो मैंने ये बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है बच्चों, इसके ऊपर जो मिरर की लेंथ है लेट अस से दिस इज x, और जो इसके नीचे है लेट अस से दैट इज y। ठीक है, और एक इस डॉटेड लाइन को हम ऐसे एक्सटेंड कर देते हैं। तो लेफ्ट साइड पे ये x हो गया, ये y हो गया, इसके ऊपर वाली लेंथ को लेट से आई कॉल देम एज a एंड b। ठीक है, देन आई ऑल्सो नो कि ये लेंथ 150 है और ये राइट साइड वाली लेंथ 50 है। मुझे ढूंढना क्या है बच्चों? a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस बी, इसमें कि मुझे x प्लस वाई तो पता ही है कि 10 है, तो एक तरह से a और b ढूंढने सुनो। ओके, अब देखो जो सबसे ऊपर वाला ट्राइंगल बन रहा है, मैं बच्चों सिमिलर ट्राइंगल्स भी लगा सकता हूँ, मैं ट्रिग्नोमेट्री भी लगा सकता हूँ। जो सबसे ऊपर वाला ट्राइंगल बन रहा है उसमें बच्चों tan थीटा क्या है? a upon 150 200 150 तो पहले वाले था ना, टोटल इससे मिलेगी 200। जो बच्चों उसके नीचे वाला ट्राइंगल है जहाँ थीटा एंगल नीचे की तरफ है, उस ट्राइंगल में व्हाट इज tan थीटा? ये वाला है, दिस इज x अपॉन 50, मानते हो? तो यहां से x क्या आ गया? a/4, क्या उल्टा कहना चाहिए रादर कि a इज इक्वल टू 4x। ऐसे ही बच्चों नीचे वाले दोनों ट्राइंगल्स में tan फाई लगाओ। tan phi भी b upon 200 y upon 50, यही बनेगा। तो b क्या आ गया? 4y। तो अब व्हाट इज आवर रिक्वायर्ड लेंथ? a प्लस x प्लस y प्लस b which is equal to 4x plus x हाँ भाई, सबको समझ आया? अच्छा क्वेश्चन था। क्यों अच्छा था? व्हाट सो गुड? नहीं देखो, आप एक बात समझो, आप सबने वो केस किया हुआ h by 2 वाला? मिनिमम हाइट, हर कोई वो स्टैंडर्ड केस है, हर कोई पढ़ता है। अब वहां पे दो सिनेरियोज होते हैं, या तो हम उसको याद रख लेते हैं या हम उसको डिराइव करते हैं। क्या आपने उसकी डेरिवेशन की है? यस करी होगी। अब this is how IIT will make questions. IIT or any good exam, KVPY or
ओलंपियाड्स। कि क्या चेक कर रहे हैं? अगर तो आपको वो डेरिवेशन आती है तो आपके माइंड में आएगा कि भाई हाँ कैसे फिगर बनाना है, कि भाई हमें कोई पॉइंट कब नजर आता है जब उससे रेस हमारी आइज तक पहुंचे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन उस हिसाब से अच्छा बन गया कि आपको पहले तो फिगर प्रॉपर बनाना पड़ेगा, और फिर उसके बाद क्या हुआ कि इसमें ज्योमेट्री का भी रोल आ गया, चाहे बिल्कुल सिंपल बट सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स या फिर ये ट्रिग्नोमेट्री ये अप्लाई करनी पड़ेगी, है ना। तो हमेशा कोई अच्छा क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि कोई एग्जिस्टिंग कंसेप्ट को थोड़ा सा बेटर फॉर्म में पुट करते हैं। जिसने फॉर्मूला ही याद किया होता है h/2 वो तो कुछ कर ही नहीं सकता था इस क्वेश्चन में। ठीक है, और ये क्वेश्चन तो मतलब चलो अभी अपने को उतना लग रहा है, बट ये ऐसा मेडिकल में भी आ सकता है, कुछ ऐसा नहीं है इसमें खास। ठीक है, आप क्या वो फील्ड ऑफ व्यू कहते हो और सॉल्व भी कर रहे हो? भाई फिजिक्स में एक बात बच्चों समझ लो, सब कुछ फिगर पे बेस्ड होता है। मतलब मुझे वो नहीं समझ आ रहा था, आप बस क्वेश्चन को देख के निहार रहे थे, उससे कुछ नहीं मिलेगा कभी। फिगर बनाओ, आंसर हमेशा फिगर बना के आए। आया समझ सबको? किसी का हो गया था 50 ऐसे ही निकाला था फिर? हाँ मतलब सिमिलैरिटी लगा दो सर, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। हां दैट इज फाइन। हाँ जी, सबको समझ आ गया बच्चों? ओके, 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन ही बच्चों बहुत अच्छा है, फिगर बना के होगा प्रॉपर। अच्छा, 24 क्या हो गया? अभी जो 10th में लिखा है एवरेज साइज इज 24 into 16। लेंथ मतलब फेस की लेंथ, हाइट एक तरह से। दिस इज, लेट्स से दिस इज 24, दिस इज 16। मतलब हाइट 24 हो गई, विड्थ 16 हो गई। तो पहले तो उसका फर्स्ट पार्ट करो। सर पहला पार्ट आसान था, सिंपल फील्ड ऑफ व्यू। पहला तो आसान है, यस। सर सेकंड में थोड़ी प्रॉब्लम आई, बिल्कुल आएगी। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करो। ठीक है सर, जल्दी 11th नहीं करता। अगर बाई चांस किसी का 10th हो गया है तो आप 12th करो। तो 10th हो गया आपका? 10th हुआ? दोनों पार्ट हो गए? सेकंड पार्ट भी हो गया? हाँ सर।
ओके हाँ जी, तो हर्षल बता रहा है कि टेस्ट में था क्वेश्चन पेपर 12 आपका।
हाँ बच्चों, 10th हुआ। देखो जो तो फर्स्ट पार्ट था 10th क्वेश्चन का, सी अब हमने क्या किया, वही मिरर वाली जो सिचुएशन है, अब हम उसको 1D से 2D में ले गए। दिस इज 24, दिस इज 16। अब सीधा ही सोचो, अगर एक आई से देखना है तो उस मिरर की लेंथ कितनी चाहिए होगी? 12, है ना? और विड्थ कितनी चाहिए होगी? 8। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो आ गया 12/2। अब सेकंड पार्ट में बच्चों जैसे हम कहते हैं टू आइड मैन, ठीक है, तो उसमें टू आईज होने से किस पार्ट पे फर्क पड़ेगा? लेंथ, हाइट पे या विड्थ पे? विड्थ पे। हाइट तो दोनों आईज की सेम ही है, तो उससे तो फर्क नहीं पड़ा, तो फर्क किससे पड़ना है? विड्थ पे। तो अब हमें ये सोचना था कि अब क्वेश्चन ये बन गया कि ऐसे एक 16 सेंटीमीटर की लाइन है, अब हमारे पास ये दो आईज आ गई जिनके बीच का डिस्टेंस हमें पता है 4। तो अब कितना मिरर चाहिए कि हम इसको देख पाए? ठीक है जी। अब कैसा फिगर बनेगा? मिरर मतलब ऑफ कोर्स बच्चों यहाँ नीचे लगा होगा ऐसे। अब बच्चों दो केस बन सकते थे, ठीक है, पॉइंट फिर वही है कंसेप्ट कि एक्सट्रीम एंड से आइस तक रे बना दो। अब दो केस बन सकते थे। एक केस था कि मैं ऐसे मानूं कि इससे जो रे आ रही है वो ऐसे जाए, और एक केस है कि मैं मानूं कि इससे जो रे आ रही है वो इधर जाए। लाइकवाइज मतलब कि एक केस में तो उसी साइड वाली आई पे भेजें और एक केस में दूसरी वाली साइड। क्या लग रहा है किसमें कम मिरर यूज हो रहे हैं? फर्स्ट वाले में। राइट और लेफ्ट। सर राइट, जब राइट लेफ्ट को देख रहे हैं और हाँ उल्टे में, पता ये तो ज्यादा मिरर यूज हो गया ना जब ब्लू वाले केस में। रेड वाले केस में हमारा कम मिरर यूज होगा, मतलब वहां पे दूसरी रे भी ऐसी बनेगी, तो आपका जो मिरर यूज हुआ वो ये छोटा सा पार्टी यूज हुआ। ब्लू वाली रे तो दूर बनेगी, तो आपने इसकी कैलकुलेशन करनी है बच्चों। तो मतलब ये कैलकुलेशन बन तो बिल्कुल वैसी ही होगी ऊपर वाले क्वेश्चन में। इसके हिसाब से बच्चों ये जो रेड वाला पोर्शन है उसकी लेंथ क्या बनती है? सर रेड वाले पोर्शन की लेंथ 6 है। 6 आती है सर, 12 into 6। तो समझ गए? ये आपको वही ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी जिससे पिछले क्वेश्चन में लगाई थी। सर पहले क्वेश्चन एकदम लाइट क्वेश्चन की तरह ही है। बिल्कुल सेम ही चीज है।
हाँ बच्चों समझ आएंगे कैसे बता दो। ट्वेल्थ क्वेश्चन ये सबको समझ आ गया कि बिल्कुल वही वाला केस है, नाइन्थ वाला हो गया। अगेन करना क्या है बच्चों, बिल्कुल वही कि बी पॉइंट से मिरर के दोनों एक्सट्रीम्स पे लाइट रेज बनाओ, उनको रिफ्लेक्ट करवा के ये दोनों तरफ ले जाओ, तो जो बीच में लेंथ बनेगी वो निकाल लेना। ठीक है। ये करो बच्चों, बी का ये दोनों करो। आरओसी पहले फर्स्ट क्वेश्चन M1 करके पर है। हाँ
3 रिफ्लेक्शंस के बाद जो इमेज बनेगी वो बताएगा। पहली रिफ्लेक्शन M1 पे, फिर ऑब्वियसली इधर प्लेन पे, फिर M1 पे। वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, मतलब सबसे पहले वाला है, उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है। ROC कहीं C है, C पे हाँ हर्षल ठीक है। क्लोजर क्वेश्चन नोट करो, नेक्स्ट टाइम टाइम डिस्कस। दोनों क्वेश्चंस नोट कर लिए सब?
और ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है जो फर्स्ट क्वेश्चन की कैलकुलेशन भी काम आ जाएगी। यस सर बस सेकंड के साथ बन गया सेकंड का। हाँ M1 है। मैं बच्चों एक बार आपको हिंट दे रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन का। सी अगर मतलब फर्स्ट हो गया तो सेकंड भी हो जाएगा। भाई सबसे पहले रिफ्लेक्शन हो रही है मिरर पे। जब आप उस पर मिरर फॉर्मूला लगाओगे तो इमेज कहाँ बनती है? जो इमेज बनती है वो प्लेन मिरर से 5 सेंटीमीटर पीछे बनती है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन में जो कंसेप्ट क्या होता है और ये सॉल्व कंसेप्ट ये होता है कि जो पहले डिवाइस की इमेज है वो दूसरे का ऑब्जेक्ट बन जाएगी, है ना, फिर दूसरे की जो इमेज है वो तीसरे का ऑब्जेक्ट बन जाएगी। दैट्स ऑल। तो अब मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो उससे 5 सेंटीमीटर पीछे। ठीक है, तो ये आप समझ लो कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट ऐसी जगह पे है जहां पे लाइट रेस नहीं है। असली में मीट नहीं कर रही ना रेस, तो मिरर उसकी इमेज कहां बनाएगा? मिरर को तो बस पलटना ही आता है। मिरर के लिए तो पहले 5 पीछे थी तो अब वो क्या कर देगा 5 आगे। तो ये अब ऐसा केस बन गया कि मतलब जहां मिरर नॉर्मली हम कहते हैं कि मेरा रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनाता है, इस केस में क्या हुआ तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बना रहा है। तो जो इमेज बनी वो कहां बन गई? मिरर से 5 आगे बन गई। जो मिरर से 5 आगे वाला पॉइंट है वो तो रेडियस वो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला पॉइंट। तो अगर अब m1 के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला पॉइंट है तो m1 उसकी इमेज कहां बनाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसलिए जो आंसर आया फाइनल वो क्या आ गया? वो m1 का सेंटर ऑफ कर्वेचर है। लेफ्ट वाला m1 है, राइट वाला m2 है। सेकंड का आंसर मुझे आपका क्या है?
मैं एक मिनट चलो बता देता हूँ, मैं सेकंड का आंसर बता रहा हूँ आपको बच्चों। ये क्लास 12th का जो मतलब आईआईटी लेवल जो क्वेश्चन उनको देते हैं वो है, ये सारे आईआईटी लेवल क्वेश्चन है, जेई बूस्टर। ये आंसर है बच्चों सेकंड का, 30 सेंटीमीटर टू राइट ऑफ कनकेव, वही बन गया 30 सेंटीमीटर फ्रॉम एम। तो मतलब मुझे बड़ी खुशी हुई, मतलब आप काफी क्वेश्चंस कर पा रहे हो और एटलीस्ट समझ पा रहे हो सारा कुछ, मतलब दिस इज लाइक द हाईएस्ट लेवल, इससे मुश्किल कुछ होता ही नहीं है ऑप्टिक्स में। मतलब और मुश्किल जो किया जाता है वो सिर्फ ये है कि मतलब जैसे जबरदस्ती मुश्किल की मैं 3 की जगह मैं 10 लिख दूं, ये सिर्फ मैथमेटिकली कॉम्प्लेक्स करने वाला था, कंसेप्चुअली और कुछ नहीं होता। तो अगर आपको ये बच्चों आता है ना, अब आपको ऐसे ही अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे इसमें, ये जो मैंने शीट दिया आपको, तो ये करो सारी अच्छे से। तो मतलब आपका एडवांटेज ये होगा कि अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हो ना, तो प्रैक्टिकली आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रे ऑप्टिक्स पूरा अच्छे से किया हुआ हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब जो कि आपको मतलब आपके अभी सारे अपकमिंग एग्जाम्स में हेल्प करेगा, केवीपी बाय एनटीएससी। अपर्चर तो बस एक वो हाइट होती है बस, उसमें और तो कुछ नहीं होता। कैमरा तो होता ही रिक्वायर्ड नहीं। अपर्चर कैमरा इज नॉट रिक्वायर्ड, कैमरा के क्वेश्चंस कहीं नहीं आएंगे। वो छोड़ देना प्लीज। अगर कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसा लगा ना जो बिल्कुल ही आउट ऑफ मतलब कुछ अलग चीज है, तो वो छोड़ देना शीट में, होंगे ऐसे पक्का। हाँ चलो ठीक है बच्चों।